मैं धीरज सक्सेना, गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज एलएलबी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में डेफिनेशंस में आज तीसरी डेफिनेशन अनुयोज्य दावा एक्शनेबल क्लेम पर चर्चा कर रहा हूँ। इससे पहले के वीडियो में हम संपत्ति नियंत्रण अधिनियम के प्रारंभिक प्रारूप और दो डेफिनेशन पर चर्चा कर चुके हैं। आज की जो परिभाषा है अनुयोज्य दावा, यह परिभाषा सन 1900 में धारा 3 में परिभाषा खंड में जोड़ी गई थी। इससे पहले अनुयोज्य दावा को संपत्ति नियंत्रण अधिनियम की परिभाषा खंड में परिभाषा के रूप में नहीं रखा गया था। इसलिए धारा 130 के अनुसार अनुयोज्य दावा परिभाषित किया जाता था और उसमें सभी सिविल क्लेम एक्शनेबल क्लेम माने जाते थे। लेकिन उस परिभाषा को संकुचित करने के लिए यह परिभाषा खंड में जोड़ी गई। अनुयोज्य दावा का यदि हम सामान्य अर्थ लें तो शब्द अनुयोज्य का अर्थ है जिसे सिविल न्यायालय अनुतोष प्रदान करने योग्य समझता है, अर्थात ऐसा क्लेम जिस पर एक्शन न्यायालय लेने में समर्थ हो। यदि हम धारा 3 के अंतर्गत दी गई परिभाषा का अवलोकन करते हैं तब हमें दो तरह के दावों को अनुयोज्य दावा में शामिल किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। धारा 3 की परिभाषा के अनुसार पहले खंड के रूप में अप्रतिभूत ऋण को अनुयोज्य दावा माना गया है। अनसिक्योर्ड डेब्ट, असुरक्षित ऋण, जैसा कि आप पिछले वर्ष फर्स्ट ईयर में संविदा अधिनियम पढ़ चुके हैं और उसमें आपने पढ़ा होगा गिरवी, बदले में कोई संपत्ति रखकर जब ऋण प्राप्त किया जाता है तो ऐसे ऋणों को सिक्योर्ड डेब्ट कहा जाता है। प्रतिभूत ऋण, सुरक्षित ऋण, जिसमें दो तरह के माने जाते हैं। एक गिरवी जिसमें चल संपत्ति बदले में प्रतिभू के रूप में रखी जाती है, और दूसरा बंधक जो इस साल आप इस संपत्ति नियंत्रण अधिनियम में पढ़ेंगे, जिसमें अचल संपत्ति प्रतिभू के रूप में
रखी जाती है और ऋण लिया जाता है। इन दोनों सुरक्षित ऋणों को और उनके संदर्भ के दावों को इस परिभाषा से बाहर कर दिया गया है और अब वर्तमान में केवल अप्रतिभूत ऋण, असुरक्षित ऋण जो हैं, उन्हीं के दावों को अनुयोज्य दावा माना जाता है। दूसरा, जंगम संपत्ति में लाभ प्रतिहित को भी अनुयोज्य दावा माना जाता है। बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी आर आल्सो इंक्लूड इन एक्शनेबल क्लेम। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है कि जंगम संपत्ति यदि दावाकर्ता के कब्जे में है तो वो दावा अनुयोज्य दावा नहीं माना जाएगा। इसलिए जंगम संपत्ति में जो लाभ प्रतिहित हैं वो लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति के कब्जे में संपत्ति, चल संपत्ति, जंगम संपत्ति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर यदि हम इसके दो भाग करें तो उदाहरणों से हम इनको समझ सकते हैं। जैसे LIC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने कोई कराई है, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है कि किस्तें सामान्यतः दी जाती हैं और उनकी रसीद जमाकर्ता के पास होती है। तो वो जो जंगम संपत्ति है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो दावाकर्ता के कब्जे में नहीं है। इसलिए जीवन बीमा के जितने भी दावे हैं, बकाया किराया के जितने भी दावे हैं, ये अनुयोज्य दावा माने जाते हैं। इसी कड़ी में जब भी संविदा का एग्जीक्यूशन होता है और जिस भी पक्षकार के ड्यू निकलता है उस पक्षकार को वो लाभ प्रदान कर दिए जाते हैं। तो ऐसे दावे भी अनुयोज्य दावा में माने जाते हैं। और इसी तरह भंग जब साझेदारी हो जाती है तो उसमें हिस्सा प्राप्त करने के लिए यदि कोई दावा किया जाता है तो उसे भी हम अनुयोज्य दावा में शामिल करते हैं। अब ऐसे कुछ दावे हैं जो अनुयोज्य दावा नहीं माने जाते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने 73 से लेकर 75 धारा तक जो क्षतिपूर्ति के दावे पढ़े हैं, तो संविदा भंग होने पर जो क्षतिपूर्ति के दावे हैं उनको अनुयोज्य दावा नहीं माना जाता है। इसी तरह शेयरधारी को शेयरर से कोई बेनिफिट प्राप्त करना हो तो उसका दावा भी अनुयोज्य दावा नहीं माना जाता है। इसी तरह कॉपीराइट का दावा भी अनुयोज्य दावा नहीं माना जाता है। तो ये दो तरह के दावों को अनुयोज्य दावा माना है। एक असुरक्षित ऋण और दूसरा ऐसी जंगम संपत्ति में लाभ प्रतिहित जो दावाकर्ता के कब्जे में नहीं है। ये दोनों अनुयोज्य दावा माने जाते हैं। अगले वीडियो में हम एक अंतिम परिभाषा बच गई है, वो भी हम देखेंगे। धन्यवाद।